देखिए यूपीपीएससी आरओ का पेपर हो चुका है, उसकी आंसर की ये देने जा रहे हैं आपको। इससे आप चेक कर लीजिए और आप बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है कि आरओ की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हम चालू करने जा रहे हैं 2 अगस्त से, और आरओ 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप, जिसमें हम बाकायदा हर आयाम की तैयारी कराएंगे। इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंदी, चाहे जैसा पेपर आ जाए। अगर आपने 2026 का आरओ का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करके एग्जाम तक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, हर हाल में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूपीपीसीएस 2025 के भी ग्रुप चल रहे हैं। अभी यूपी देखिए, अभी आरओ का पेपर के हिसाब से एक बात तो समझ लो भाई, आयोग अनप्रेडिक्टेबल है, कैसा भी पेपर जो है पूछ सकता है। हर आयाम की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और हर आयाम की तैयारी कराता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो यूपीपीसीएस 2025 के प्री के जितने दिन बचे हुए हैं अभी अभी आप सिर्फ 3 चीजें कर लो तो आराम से कट ऑफ अभी भी निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ाई कर लो, एससीएस की पेड क्विज से प्लस एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लो, हर आयाम की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। 3 चीजें आपको हमारे 6,500 या 9,000 वाले बैच में मिल जाएगा, 4,000 वाले में भी मिल सकता है, लेकिन उसमें फिर टेस्ट सीरीज नहीं मिलती। टेस्ट सीरीज की आप वीडियो देख लेना। ठीक है, यूपीपीसीएस 2026 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के प्री प्लस मेंस के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 2025 यूपीपीसीएस का मेंस की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है। आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी चल रहा है। बीपीएससी 71 का भी चल रहा है। देखिए 27 जुलाई 2025 को संपन्न हुए आरओ 2023 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, और आपको हम बताएंगे कि आने वाले नेक्स्ट वैकेंसी हो या फिर यूपीपीसीएस का अगर आपको प्री देने जाना हो तो उसमें सीसैट अलग से चूँकि आता है, तो रीजनिंग के किन किन चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ए टू जेड पूरी कंप्लीट नॉलेज उसकी लेनी चाहिए, ताकि जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए वो आपसे अटके नहीं, बल्कि आपके लिए वो फ्री के नंबर साबित हों। अब ये देखो, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसे किसी चैप्टर में हम लोग नहीं ले सकते कि हम क्लॉक में ले लें, किस में ले लें, लेकिन इसे जब आप पढ़िएगा ना तो आपकी आंखें चमक जाएंगी। क्योंकि देखो, आशीष जो है 20 मिनट्स टू 7 पे निकला अपने घर से। अब देखो, अंग्रेजी बड़ी कमाल की होती है। 20 मिनट्स टू 7 अर्थात 7 से 20 मिनट पहले, यानी कि 6:40 पे वो निकला था, 6:40 AM पे। मान लीजिए यहीं पे लिखा होता 20 मिनट्स पास्ट 7, तो इसका मतलब 7:20 पे निकला होता, लेकिन अभी 6:40 पे निकला है, और अपने दोस्त कुणाल के यहाँ पहुँचता है अगले 25 मिनट में। यहाँ से अगर हम 25 मिनट आगे लेके जाएं तो 7:05 पे वो कुणाल के घर पे होगा। उसके बाद दोनों मिलते हैं और साथ में नाश्ता करते हैं, जिसमें उन्हें 15 मिनट का समय लग जाता है। तो यहाँ से 15 मिनट अगर आप और आगे करोगे तो 7:20 हो जाएगा सुबह में। और फिर दोनों चूँकि एक साथ ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ के लिए निकल जाते हैं और 35 मिनट में पहुँच भी जाते हैं। हमसे इन्होंने पूछा है कि दोनों कुणाल के घर से कब निकले थे अपने कॉमन ऑफिस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 7:05 पे आशीष पहुंचा, 15 मिनट नाश्ते में लगे और नाश्ता करते ही निकल लिए, तो 7:20 पे जाहिर सी बात है निकले होंगे। अब इसमें बताओ कौन सा चैप्टर हम बता दें और कौन सी इसमें आपको तैयारी लगनी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके लिए हमेशा फ्री के नंबर साबित होने चाहिए। लेकिन ये जो 10 नंबर है ये नहीं साबित होगा अगर आप इस मिसिंग नंबर नाम के चैप्टर को पढ़िएगा नहीं। तो मिसिंग नंबर आपको ए टू जेड कंप्लीट पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, स्पेशली यूपी के एग्ज़ाम में। देखो ज़रा, लेकिन ये तो काफ़ी आसान है। ऊपर के अगर आप दोनों जोड़ दो, 18 17 35, उसका स्क्वायर लो 1225, यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो। 14 13 27 जिसका स्क्वायर 729 मिलेगा, तो 19 4 23 जिसका स्क्वायर क्या होगा 529। नेक्स्ट आप देखो ब्लड रिलेशन, 2 क्वेश्चन लगातार आए हैं, तो मिसिंग नंबर और ब्लड रिलेशन, ये जो चैप्टर आपने देखे ना, इसे ज़रूर पढ़ के जाया करो। किसी भी, अगर आप यूपी का चाहे सीसेट देने जा रहे हो, चाहे आप आरओ या बीईओ या एपीओ, कोई भी यूपी पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हो, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब पज़ल वाले सबसे इसके मोस्ट डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं। देखेंगे पी से लेकर यू तक, PQRSTU, ये 6 लोग हैं किसी फैमिली में, और शादी केवल 2 लोगों की हुई है, तो 2 जिनकी शादी हुई है और 2 उनके पार्टनर, ये हो जाएंगे। क्यू एक डॉक्टर है, क्यू क्या है, एक डॉक्टर है और टी का पिता है, तो पिता होने की वजह से ये एक पुरुष होगा।
ये टी का पिता हो जाएगा। अब टी के बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्यू की बेटी है या उसका बेटा है, तो अभी इसको होल्ड पे रखेंगे। अब जो यू है वो क्या है, दादा। हिंदी में ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि ग्रैंडफादर का मतलब दादा नाना कुछ भी हो सकता है। यू जो है किसका दादा है, आर का, और वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। तो पिता तक तो हमने देख लिया। अगर आपको दादा चाहिए तो इसका मतलब होता है पिता का भी पिता। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यू आर का दादा होने के साथ साथ क्यू का पिता भी है? जी हाँ, बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं। तो यू को हमने क्यू का पिता बना दिया। यू एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो दादा किसका है, तो आर का। तो यहाँ हमें दिख रहा है वो टी का दादा तो है ही है। इसका मतलब टी और आर आपस में भाई बहन हो सकते हैं, जिसमें से हमें नहीं पता कि कौन भाई है कौन बहन, क्योंकि दोनों में से कौन पुरुष है कौन महिला हमें नहीं पता। उसके बाद एस जो है वो टी की दादी है। तो टी का दादा ये यू पहले से है, और चूंकि एस दादी है तो इसका मतलब उस दादा की ये पत्नी होगी। एस एक हाउस वाइफ है और फीमेल है क्योंकि वो दादी है। अब हमारे पास इस फैमिली में एक डॉक्टर है, ले लिया हमने, कॉन्ट्रैक्टर भी ले लिया, हाउसवाइफ भी ले लिया, तो 3 हो गए। अब 3 जो बचे हैं उसमें से एक नर्स है और 2 स्टूडेंट हैं। अब तीनों के बारे में आगे कुछ भी नहीं दे रखा है, और सवाल आपसे पूछा हुआ है कि इसमें से कौन डेफिनेटली पुरुष होंगे। तो पुरुष अपने पास देखो 2 हैं, एक यू और एक क्यू। यू और क्यू एक साथ पुरुष होंगे। ए ऑप्शन हटाओ, क्योंकि यू के साथ क्यू भी पुरुष होना चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बी भी हटाओ, क्योंकि टी के बारे में हमें कुछ नहीं पता वो पुरुष है कि महिला। उसी तरह से हमें पी के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से सेम अप्रोच से आपको ये सवाल करना था सॉल्व। अब यार ये देखो, किसी श्याम के बारे में बात करते हुए किसी महिला ने क्या कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो बस इसी लाइन में आप फंस जाओगे, क्रैक नहीं कर पाओगे इसको ऐसे। देखो एक महिला के हिसाब से क्या चल रहा है, इनके ससुर कौन होंगे, तो ये हैं इनके हस्बैंड, और इन्हीं के पिताजी इस महिला के ससुर होंगे। अब एक तीसरा बंदा बीच में आ जाता है जिसका नाम श्याम है, और श्याम को इंट्रोड्यूस कराते हुए ये महिला क्या कह रही हैं कि ये जो हैं वो इस आदमी के ससुर हैं। तो किसी के पति किसी के ससुर तभी हो सकते हैं जब वो उस बंदे की सास हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है श्याम दामाद हो जाएगा उन दोनों का, सन इन लॉ, ऑप्शन सी। तो ये जो ब्लड रिलेशन है, एक सिंपल वाला आता है और एक हमेशा टफ वाला आता है, लेकिन आते ज़रूर हैं इससे सवाल। अब ये करो भाई, ये भी मिसिंग नंबर है, तो ये मिसिंग नंबर चैप्टर से दूसरा सवाल ले लो, हो सकता है तीसरा में मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्लड रिलेशन मिसिंग नंबर, ये सवाल मतलब ये चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाया करो। 2 से 80 कैसे बना सकते हो 40 का गुणा करके, 3 से 120 भी आप उसी तरह से बनाओगे 40 का गुणा करके, 6 चौके 24। तो यहाँ भी आपको इंटू 4 करना पड़ेगा, लेकिन किस में कीजिएगा तो 36 मिलेगा, तो 9 में। ये देखो ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखिए 59 नंबर में एक और मिसिंग नंबर, हमने आपको बोला था ना कि तीसरा सवाल भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे ट्राइंगल वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आपको हो सकता है कि 2 से 3 लॉजिक तक लगाने पड़े, पहला फेल होगा, दूसरा फेल होगा, तीसरा भी हो सकता है फेल हो जाए, तो इसे बाद के लिए रखिएगा, पूरा टाइम देना पड़ता है। अब देखो, इसे ए मानो, इसे बी, इसे सी, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। फिर इसको भी स्क्वायर करोगे तो 16 36 52 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, क्या इसका डिफरेंस 27 है, बिल्कुल। तो ये 36, ये 25, ये 61 हो जाएगा टोटल मिला के, ये 16, क्या इसका डिफरेंस 45 है, जी हाँ बिल्कुल। ये 49 है, ये 36 है, टोटल 85 है, ये 9 है इसका स्क्वायर, क्या ये आपको 76 देगा, जी हाँ बिल्कुल। इसको टिक करो और आगे बढ़ो, बस पास हो गया लॉजिक। वहाँ की 60 देखो आप, तो टॉब आइसो हर टोबैको इज़ हार्मफुल, और ये है अवॉइड हार्मफुल हैबिट, तो यहाँ से आया हार्मफुल, और उधर से टॉब आइसो हार और एवो हार हब, हार्मफुल इज इक्वल टू हार, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दो।
आपको इसमें बताना है हैबिट के लिए क्या यूज़ होगा। तो चूंकि HAR हार्मफुल के लिए यूज़ हो चुका है, तो ये हैबिट के लिए यूज़ नहीं हो सकता, इस वाले ऑप्शन को यहीं से काट दो। अब उसके बाद सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, अवॉइड हार्मफुल हैबिट और प्लीज़ अवॉइड टोबैको। तो यहाँ पे अवॉइड आ जाता है और एवो हार हैब PLE एवो टैब, तो अवॉइड एवो के लिए आ गया इक्वेशन 2। और अगर वो एवो के लिए आ गया अवॉइड, तो एवो हैबिट के लिए तो नहीं आ पाएगा, ये भी गया। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, टोबैको इज़ हार्मफुल और प्लीज़ अवॉइड टोबैको, तो ये ले भाई टोबैको। और ये टॉब आइसोहर और प्ली एवो टैब, ये टैब नहीं टॉब होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है ये। तो टॉब टोबैको के लिए, तो वो हैबिट के लिए तो यूज़ हो नहीं पाएगा, तो बस एक ही ऑप्शन बचा हैब, इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो रैंकिंग से है। तो रैंकिंग पहले हम रिकमेंड नहीं करते थे, लेकिन अब से करेंगे, क्योंकि आपको CSAT भी देने जाना है और वहाँ पे 2 क्वेश्चन तक रैंकिंग से आ सकते हैं, तो ये वाला चैप्टर भी ज़रूर किया करो। करोगे कहाँ से? हमारा CSAT का कोर्स चल रहा है, उसे अगर आप पूरा कर लेते हो तो CSAT क्या, जहाँ जहाँ रीजनिंग आती है यूपी के एग्ज़ाम में, सब में मदद मिल जाएगी। ऐप पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके ले लेना। फ़िलहाल इस रैंकिंग के सवाल को आपके लिए हम सॉल्व करेंगे। 2 लोगों की बात हो रही है, A और B। ये देखो A और दूसरा है B। A की रैंक आपको लेफ़्ट से पता है, B की राइट से। A की है 7वीं, B की है 4थी। उसके बाद जब दोनों अपनी पोजीशन अदला बदली कर लेते हैं, अर्थात B की जगह पे A आएगा और A की जगह पे B, ये हो जाएगा, तो उस समय A की पोजीशन लेफ़्ट से 15वीं हो जाती है। ये देखो A अब यहाँ है B की जगह पे और उसकी पोजीशन लेफ़्ट से 15वीं है। अब एक बात बताओ, उसकी पोजीशन राइट से कितनी है? तो देखो, इससे पहले वो B की पोजीशन पे था और B की राइट से पोजीशन 4थी थी, तो उसके स्थान पे आने की वजह से उसकी रैंक भी उसको मिल जाएगी। तो A की जो राइट से रैंक है वो 4थी हो जाएगी, क्योंकि B की राइट से रैंक 4थी थी, अब उसी की पोजीशन पे A आ गया, तो वो रैंक भी उसके पास आ गई। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो A की लेफ़्ट और राइट दोनों से आपको रैंक पता है, तो जब भी आपको सेम बंदे की रैंक लेफ़्ट राइट दोनों से पता हो, तो टोटल निकाला जा सकता है L+R-1। L मतलब उस बंदे की लेफ़्ट से और R मतलब उसकी राइट से रैंक उसी बंदे की होनी चाहिए। 15 + 4 - 1, ये 18 आ गया। अब इसे आप यूज़ करोगे किस लिए? जो आपसे पूछा है उसको बताने के लिए, अर्थात B की राइट से पोजीशन क्या है। तो ये देख रहे हैं आप, B को A की जगह पे है और A की पोजीशन लेफ़्ट से 7वीं थी, अब उसके स्थान पे आने की वजह से यही पोजीशन लेफ़्ट से अर्थात 7वीं ये B की हो गई, और टोटल आपको 18 पता ही है। B के हिसाब से बात करो, L+R-1, L अर्थात 7, R बताना है -1, इसे आप R+6 लिख सकते हो। तो R मतलब 6 में कितना जोड़ोगे कि 18 आ जाए? तो 12 जोड़ना पड़ेगा, तो उसकी पोजीशन 12वीं है। बहुत सिंपल है, और ये रैंकिंग में टफ क्वेश्चन माना जाता है। कहो इतना ही पूछते हैं कि A की पोजीशन लेफ़्ट से A, राइट से B, तो टोटल बताओ A+B - 1, ख़त्म। इतना भी आसान सवाल कहो आ जाए। और आपको हम बता दें कि जो लोग 20 में सिलेक्ट होने वाले हो, मेंस दोगे जाके 120 नंबर का फिर से डिट्टो ऐसा ही पेपर आएगा, लेकिन आपकी टोटल 120 होंगे, हिंदी नहीं होगा। तो वहाँ पे भी आपको रीजनिंग में 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो चैप्टर का हम नाम बता रहे हैं ना, उसे ज़रूर पढ़ के जाना, कहीं से भी पढ़ सकते हो। बाकी हमारे यहाँ पे क्या सुविधा ये हमने आपको बता दी। खैर अभी आप बताओ कि यहाँ x की जगह पे क्या आएगा। तो 2 × 3 = 11। तो एक लॉजिक हमारे दिमाग में ये आता है कि 2 × 3 + 2 + 3, ये 5 है, ये 6 है, दोनों मिल जाएंगे, 11 हो जाएगा। इसी चीज़ को ज़रा यहाँ अप्लाई करो, तो ये होना चाहिए 3 × 5 और बीच में +3 + 5, ये 8 है, ये 15 है। क्या दोनों मिलके 23 नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब ये करो सेम चीज़ यहाँ पे, तब आप देखोगे x × 6 प्लस में x + 6 = 41। एक इक्वेशन, एक अननोन, आंसर आ जाएगा। तो ये 6x + x अर्थात 7x + 6 = 41, 7x = 35, तो x =
5, ये देखो सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट करो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अब ये मैथ का सवाल आ गया तो मैथ पूरी प्रिपेयर करने मत चले जाना, गलती से भी ना करना, क्योंकि ये वैसा टाइप का सवाल है जिसका अध्ययन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई तैयारी अलग से इसमें नहीं मांगता है। देखो बात बड़ी सिंपल सी है कि किसी बैग में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। तो ये देखो हर एक सिक्का कितने का है, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। अब इसके नंबर देख लो कि कौन से सिक्के कितने ही संख्या में हैं। तो कहा जा रहा है 3/4/5 के रेशियो में हैं। तो ये नंबर हो गए। और अगर आप इसी नंबर को एक्चुअल मान लो कि भाई 5 रुपये के 3 ही सिक्के हैं, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 5 तिहाई 15। 2 रुपये के 4 सिक्के हैं, 2 चौको 8 रुपये हो जाएंगे। 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये हो जाएंगे। ये सब मिलके आपको 15, 8, 23, 5, 28 रुपये दे देंगे। लेकिन सवाल के हिसाब से जो चीज़ अपने पास 28 है वो 2100 है, तो 28 ना हो के 2100। 7 300 बार में से काटेगा, ये चौके, ये 75 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 है। अर्थात आपको जो भी चाहिए उसका 75 गुना आप करो। पूछा जा रहा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो ये देखो 5 रुपये के ये 3 सिक्के हैं, तो 3 ना हो के उसका 75 गुना, अर्थात 75 तिहाई 225, इतने ही सिक्के हो जाएंगे। अब इसमें बताओ ज़रा कौन सा आपको स्पेशल अध्ययन करने की ज़रूरत है, बस कॉमन सेंस से हो जाएगा। और दोबारा आपसे प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज का भी पूछें तो ये भी ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। अगर आप सीसेट देने जा रहे हो तो बेशक तैयारी करना अलग से, लेकिन RO का जो मेंस अभी आप ऑब्जेक्टिव में दोगे और दोबारा ऐसा सवाल आया तो तैयारी मत करना अलग से। अभी ये करो यार 94। इस बार रीजनिंग के काफ़ी ज़्यादा सवाल आ गए हैं। तो इसमें अगर आप 2 के सामने 6 देखो तो 2 से 6, एक तो इंटू 3 तरीका है, दूसरा 2³ - 2 कर लो, 8 में 2 गया 6, n³ - n, जो छोटा नंबर है वो n है। ये 3³ - 3 अगर आप करोगे तो ये 24 ना होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 5³ - 5 कर दो तो ये 120 हो जाएगा, 125 - 5। तो ये भी देखो यार क्या है, ये मिसिंग नंबर। तो 4 सवाल एक ही चैप्टर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। अब ये कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये हर बार हम आपको बताते हैं कि ये चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाओ, तो इससे एक सवाल तो आ ही गया। अब इसका पैटर्न बहुत आसान है, समझना ध्यान से। M9, तो M की वैल्यू 9 है, I की 7 है, S की 6 है, ऐसे करते करते E की 2 है, ऐसे ही N की 8 है, ऐसे करते करते D की 3 है। तो जो जिसके सामने है वही उसका आंसर है। आपसे पूछा इंटीमेट, तो मिस्टेक, नेक्ड और इंटीमेट, ये तीनों शब्द एक साथ दिमाग में आएंगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। इनके चक्कर में ना पड़ो, सीधे से देखो आई का मतलब क्या है। तो MI 9 7, तो शुरुआत होनी चाहिए 7 से, इसको काटो क्योंकि इसमें 8 से शुरुआत हुई है। अब नेक्स्ट देखो N, अब यहाँ से N 8 दे देगा, तो 7 के बाद 9 नहीं चाहिए। उसके बाद T MIST 9 7 6 5, 7 8 5 आपको एक साथ चाहिए, यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसको भी हटाओ, B को टिक करो और आगे बढ़ो। बाकी सेम लॉजिक आप सब में अप्लाई कर सकते हो चाहो तो, आंसर वही आएगा। अब ये देखो यार 96, ये वर्बल एनलॉगी का है, तो इससे भी एक सवाल एक्सपेक्टेड होता है, तो वो मिला आपको। ट्यूबरकुलोसिस लंग्स, वैसे TB फेफड़े के साथ साथ पेट और दिमाग की भी होती है, लेकिन मेनली फेफड़े की ही होती है। लेकिन टाइफाइड और किसी चीज़ की नहीं, बल्कि आंत की ही होती है, आंत प्रभावित होती है आपकी टाइफाइड से। इसका B है। इसमें ये देखो नॉन वर्बल से चाहे ऑड वन आउट पूछे, चाहे वाटर इमेज पूछे, चाहे मिरर इमेज पूछेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ। ये सारे चैप्टर आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ भी ना पढ़े होते तो भी इसे कर लेते। पता है क्यों? अंदर 3 लाइनें, बाहर 4 हैं, तो बाहर बढ़ गया। यहाँ देखो अंदर 2 लाइनें, बाहर 3 है, बाहर बढ़ गया। अंदर 4 लाइनें, बाहर 5 है, बाहर बढ़ गया। लेकिन यहाँ अंदर 4 है, बाहर 3 है, बाहर घट गया। तो 3 जगह बाहर बढ़ा, 1 जगह घट गया, तो बस वो बाकी सबसे अलग है, इसका ये हो जाएगा। अब ये 2036 का कैलेंडर किस साल के मुकाबले सेम है? तो कैलेंडर रिपीटिशन का सवाल आजकल बहुत आ रहा है, और हमने जो कैलेंडर पढ़ाया हुआ है उसमें पहला टॉपिक भी यही लिया है, और सबसे आसान टाइप यही पूछ लिया आपसे। अगर आप 2036 को ध्यान से देखोगे
तो ये 4 से कट रहा है और लास्ट में 2 जीरो भी नहीं है। देखिए लास्ट में 2 जीरो हो तब आप 400 से काट के चेक करते हो कि लीप ईयर है कि नहीं, लेकिन अगर वो ना हो, जैसे यहाँ लास्ट में 2 जीरो कहाँ है, तब आप 4 से काट के चेक करोगे और इसकी शक्ल देख के हमको लग रहा है कि 4 से कट जाएगा, तो ये एक लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर हो और वो कब रिपीट होगा ये पूछें, तो या तो अगले 28 साल में देख लो, या फिर अगर बहुत लंबा साल है तो पिछले 28 साल पीछे चले जाओ। तो 28 साल आगे का कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन अगर 28 साल पीछे जाओगे तो 2008 आपको सीधे दिख जाएगा, सिंपल है। बाकी देखिए पूरे पेपर में वही एक आखिरी रीजनिंग का सवाल था। तो ये हमारा एनालिसिस यहीं पे समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने आपको बताए। अभी भी अगर रीजनिंग तैयार नहीं है तो आने वाले मेंस के लिए कम से कम इतने चैप्टर ज़रूर पढ़ लो जाके।